हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल राजेश राय लुधियाना। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वैली चंबा में हैं और चंबा से हम जा रहे हैं भरमौर की तरफ। चंबा एक हिमाचल प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत शहर है और ज़िला मुख्यालय है। हम जा रहे हैं चंबा ज़िले के एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित तहसील कस्मी भरमौर को। चंबा से 65 किलोमीटर दूर रावी नदी के साथ साथ चलते हुए पहाड़ी दुर्गम रास्ते और बर्फ़ से ढकी चोटियों को पार करके हम 3 घंटे में पहुंचेंगे। इस रास्ते को तय करेंगे। रास्ते में एक NHPC का चमेरा पावर प्लांट आएगा जिसमें के 3 फेस ऑलरेडी बिजली उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। धार्मिक रूप से यही रास्ता भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत पर ले जाता है। यात्रियों का पहला पड़ाव भरमौर में ही होता है, जहां दुनिया का इकलौता मंदिर जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, धर्मराज मंदिर जिसे कहते हैं, यहीं पर स्थित है। माता भरमाणी देवी के क्रोध के आगे भगवान शंकर को भी यही नतमस्तक होना पड़ा था। यही रास्ता इस वैली के अंतिम गांव कुगती तक में लेके जाएगा। इस वैली का बाकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। ये तंग रास्ते हम तय करके पहुंच रहे हैं। इसमें काफ़ी चैलेंजेस है। इस रास्ते में लैंडस्लाइड बराबर होती रहती है, तो इस रास्ते को तय करके हम पहुंचेंगे। हमें चंबा में ये पता चला था कि आगे काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, तो आगे पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़े हुए हैं। टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी चंबा में तो टेम्परेचर 20 डिग्री था, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के हमें टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक का मिले। तो इतने ही डिस्टेंस में, ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद टेम्परेचर इतना ड्रास्टिकली इतना डाउन हो जाता है। ये खूबसूरती है इस वैली की। एक जगह जहाँ 20 से 25 डिग्री है, उससे पहले खजियार में टेम्परेचर 10 डिग्री था। आपके इसी वैली में आता है डलहौजी में भी टेम्परेचर करीब 10 डिग्री के आसपास था, 10 से 11 डिग्री। डलहौजी के कुछ हाइट्स के ऊपर टेम्परेचर भी और भी कम था, 5 से 6 डिग्री। और सेम सिचुएशंस आगे जाकर के भरमौर में होने वाली है। भरमौर में भी टेम्परेचर रात का 3 से 4 डिग्री पर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बर्फ गिरा हुआ है। ये थोड़ा रास्ता काफ़ी टफ रहेगा। बारिश भी कुछ दिन पहले हुई है, तो और लैंड स्लाइडिंग जो पीछे हुई थी उसकी वजह से रास्ते में काफ़ी हेडल्स आने वाली हैं। आप देख रहे हैं ये चीज़ें जगह जगह दिख भी रही हैं। हम इस वैली के जो विजिट्स पर आए हुए हैं, इस वैली की खूबसूरती को देखने के लिए आए हुए हैं। आज हम इस वैली की सारी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक जगहें हैं, उन जगहों की वीडियो लेके आएंगे। आज हम इस वैली को दिखा रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को आपको दिखा रहे हैं कि इन दुर्गम रास्तों से होकर के हम भगवान भोलेनाथ का निवास कैलाश पर्वत तक जाने वाले इस रास्ते पर आपको लेके चल रहे हैं। यही रास्ता आगे जाकर के भरमौर से हड़सर को जाता है। हड़सर से फिर 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके भगवान भोलेनाथ के निवास कैलाश तक जाते हैं। वहाँ पर 2 कुंड हैं। मैं तो वहाँ 2 बार जा चुका हूँ और नेक्स्ट अपकमिंग जो यात्रा होगी उसमें मेरी तैयारी यह है कि मैं जाऊँगा इस बार 3री बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो वहाँ पर 2 कुंड हैं, एक शिव कुंड है और एक गौरी कुंड है। जो महिलाएं होती हैं भक्त, वो गौरी कुंड में स्नान करती हैं। जो पुरुष भक्त होते हैं वो शिव कुंड में स्नान करते हैं, ऐसी मान्यता है। और वहाँ भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन होता है कैलाश पर्वत के ऊपर। सुबह 3 बजे पूरी रात लोग जा करके भगवान का कीर्तन करते हैं और सुबह में
भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो यही रास्ता हमें लेकर के कैलाश पर्वत तक जाता है, जिसका पहला पड़ाव भरमौर में होता है। तो इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ उजाला कैसा है। रास्ते डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, 60 से 65 किलोमीटर का ही ये डिस्टेंस है, लेकिन रास्ते सही ना होने की वजह से और दुर्गम रास्ता होने की वजह से हमें ये रास्ते को तय करने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगेगा। और हम पहुँचेंगे करीब रात के 8:30-9 बजे के आसपास भरमौर में। भरमौर में जाकर के हम स्टे करेंगे और फिर अगली मॉर्निंग हम यहाँ के बाकी के धार्मिक जो दर्शनीय स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम नदी को, रावी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और अब हम हो जाएंगे नदी के दाहिने तरफ और नदी अब हमारे साथ बाएं तरफ चलेगी। तो ये रावी नदी है साथ में, जिसी के ऊपर ये चमेरा डैम बना हुआ है। चमेरा डैम के 3 फेज ऑलरेडी बिजली का उत्पादन यहाँ कर रहे हैं। पहला फेज काफ़ी ऊपर है, भरमौर के से थोड़ा पहले पड़ता है, उसके बाद दूसरा स्टेज है, फिर तीसरा स्टेज है। 3 स्टेज में यहाँ बिजली उत्पादन होता है। पहाड़ों पर जब हम जर्नी करते हैं तो यहाँ का कुछ ट्रैफिक सिस्टम्स अलग होता है। आप रास्ते पर आपको ध्यान देके जाना होता है कि आगे से अगर कोई गाड़ी आ रही है और उसको रास्ता देने के लिए आपके पास पीछे कहीं अगर स्पेस मिलता है तो आप अपनी गाड़ी को वहीं रोक लीजिए। आगे की गाड़ी जब क्रॉस कर जाती है तो फिर इसमें आप ये कभी मत मान के चलिए कि वो रुकेगा, उसको आने देते हैं। तो ये एक कॉमन ट्रैफिक सिस्टम है। देखिए हमारे लेफ्ट में रावी नदी जो डैम का आगे फाटक बंद है, जिसकी वजह से पूरा पानी इस समय भरा हुआ है और ऊपर से भी जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से रेगुलर बर्फ पिघल रही है और उसका पानी लगातार नीचे आ रहा है। बीच में छोटे छोटे जगह गांव कह लीजिए कि आते हैं। रास्ते काफ़ी खतरनाक हैं, काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है यहाँ। अगर थोड़ा भी आप शूट करते हैं तो लेफ्ट में बिल्कुल गहरी खाई है और रावी नदी जो चल रही है और कटान की वजह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सकरा रास्ता बचा हुआ और उसमें अपने आप को बचा करके लेके चलना पड़ता है। स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं और बारिश हो जाने के बाद तो और बढ़ जाता है यहाँ। आप देख रहे हैं ट्रैफिक इस समय बिल्कुल बंद है। 1-2 गाड़ियाँ ही आ जा रही हैं जो बहुत इमरजेंसी में चलने वाली हैं। हैवी ट्रैफिक बहुत कम है, जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं सिर्फ वही चल रही हैं। स्लाइडिंग बहुत हुई है इस रास्ते पर, इसलिए ड्राइविंग बहुत ही, इस समय गाड़ी की स्पीड 10-12 से ऊपर नहीं हो पा रही है। पहले गियर में गाड़ी चलानी पड़ रही है यहाँ। आप देख रहे हैं रास्ते में जो उन गाड़ियों की हालत आप देख रहे हैं जो एक्सीडेंट हुई हैं या जो स्लाइडिंग के शिकार हुई हैं, लैंड स्लाइडिंग में जिनके ऊपर पत्थर गिरे हैं, वो यहाँ साइड में पड़ी हुई हैं। और लेफ्ट हैंड में रावी नदी जो बिल्कुल रोड को काट करके किनारे तक खड़ी बिल्कुल कटाई की हुई है, वो चल रही है। बहुत ही डेंजरस रास्ता है यहाँ का और यही वजह है कि 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। चंबा में जब हमने मालूम किया तो पता चला कि भाई रास्ता ठीक नहीं है, थोड़ा आपको केयरफुली जाना पड़ेगा।
और डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो हमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, बट ये 2.5 से 3 घंटे का सफ़र हो गया है। और हम चल रहे हैं धीरे धीरे। गाड़ी की स्पीड अगर कहीं रास्ता थोड़ा ठीक मिल रहा है तो 12, 13, 15 तक हम जा रहे हैं, बाकी तो हमारी वही स्पीड है 8, 10 की स्पीड में हम चल रहे हैं। रास्ते के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आप देख रहे हैं हैवी मशीनें लगी हुई हैं, रेगुलर काम चल रहा है। और चूँकि अगस्त में मणि महेश की यात्रा शुरू हो जाती है, तो उससे पहले इस रास्ते को बनाना सरकार की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। चमेरा का एक पावर प्लांट जो NHPC का है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ये इसमें टरबाइन्स लगी हुई हैं, और आप देख रहे हैं ऊपर से पानी आता है इसे यहाँ। और यहाँ एक टरबाइन है जो पावर जनरेशन का काम करती है, और यहाँ से फिर जो उसका ड्रेनेज वाटर है वो रावी नदी में छोड़ा जाता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा उतर करके। ये है इसका ड्रेनेज, ये पानी को रावी नदी में छोड़ा जा रहा है, और फिर यहाँ से ये पानी आगे हो जाता है। ये है इसका प्लांट, जनरेशन प्लांट, और ये पानी पाइप से ऊपर से आ रहा है, टरबाइन को दिया जाता है, और टरबाइन का जो रिलीज वाटर है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। अब अंधेरा हो चुका है, रात के करीब 8 बज रहे हैं। हमें गाड़ी की लाइट अब ऑन करनी पड़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा लेट तक उजाला था। जनरली मैदानी इलाकों में 7, साढ़े सात तक लाइट जलाना पड़ जाता है। यहाँ भी उजाला था, तो हम उसी हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब लाइट जलाने की पोजीशन आ गई है, तो हमने हेडलाइट अपना ऑन कर लिया है। यहाँ की वैसे तो हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में रात की ड्राइविंग अच्छी होती है, पहाड़ों में ड्राइविंग अच्छी होती है, क्योंकि टर्न से दूर से हेडलाइट की रोशनी दिख जाती है। लेकिन यहाँ के लिए मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ नाइट में ट्रेवल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि रात में बिल्कुल एक तो रास्ता ये सूना हो जाता है, यहाँ कोई अगर इमरजेंसी कोई आती है तो सपोर्ट मिलना बड़ा ही कठिन है। दूसरा, रास्ते बहुत ख़राब हैं, तो रोड के आपकी लाइट जहाँ तक जा रही है उतना तो आपको दिख रहा है, लेकिन रोड के दोनों तरफ की सिचुएशन क्या है ये नहीं पता चलता है। तो रात की ड्राइविंग यहाँ अवॉइड करें। यहाँ दिन के उजाले में ही ट्रैवल करना ज़्यादा सही रहता है। इस वैली में जंगली जानवर भी प्रायः देखे जाते हैं। लेपर्ड वगैरह इधर होते हैं, डियर्स होते हैं, भालू वगैरह। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि रात की में अवॉइड करें इस रोड के ऊपर चलना। वैसे तो हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सियार वगैरह 1-2 जगह रास्ते में आगे हमें पीछे दिखे हैं, बाकी तो ऐसा कोई जंगली जीव नहीं दिखा है। बट यस, यहाँ बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर बाइकर्स के लिए यह है कि वो रात में अवॉइड करें इस रास्ते को। दिन में जो भी है डिस्टेंस वो दिन में कवर करें। रात में चंबा में या अगर आप चल चुके हैं तो बीच में कहीं भी गेस्ट हाउस आता है वहाँ आप रुक जाएँ।
रास्ता बहुत ही केयरफुली एक ड्राइव करने वाला है। चारों तरफ स्लाइडिंग भी है और रोड पे पानी इकट्ठा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बारिश भी हुई है और ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हुई है। आप देख रहे हैं रास्ता बहुत ही खतरनाक हो चुका है, बहुत ही संभल के इधर से निकलना पड़ रहा है। तो रात की ड्राइविंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, इधर रात में ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक का यही सिस्टम है, यहाँ आगे से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो जहाँ पास देने लायक है वहाँ साइड में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लीजिए। जब आगे की गाड़ी आपको चली जाए क्रॉस करके, फिर आप आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करें। बीच में टनल्स भी बनाए हुए हैं। अभी हम इस टनल में हैं। ज़्यादा लंबा टनल नहीं है, फिर भी 700-800 मीटर के आसपास का ये टनल है। ये भी 2 फेज में बनाया गया। पहले छोटा एक टनल था, फिर बाद में उसको एक्सटेंड करके बड़ा टनल बनाया गया। हम टनल को क्रॉस कर रहे हैं और टनल के पास जितने भी कंस्ट्रक्शन की दिन में काम करने वाली गाड़ियां हैं वो सब लगी हुई हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कोई रास्ते में कोई भी नहीं है। और ये गाड़ी भी देखिए हमारी लाइट को देख करके साइड में खड़ी कर लिए थे, हमारे क्रॉस करने के बाद हो गए हैं। तो यहाँ ऐसे ही है, पहाड़ों का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इक्का दुक्का लोग। अब देखिए चूंकि पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी है तो जितने भी भेड़ और बकरियों वाले हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के ऊपर से नीचे आ गए हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ गई है। ये जनरली ऊपर ही रहते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के घास चराते रहते हैं, लेकिन जब बर्फ पड़ जाती है तो ये नीचे आ जाते हैं। और नीचे जब आते हैं तो ऐसा कोई मैदानी इलाका नहीं है। ये चूँकि अभी तुरंत ही बर्फ पड़ी है तो ये आकर के देखिए रोड पर ये भेड़ बकरियाँ बैठी हुई हैं। जैसा मैं बता रहा था कि ट्रैफिक नहीं चल रहा है, बंद है, तो ये यहीं पर रुके हुए हैं। अब कोई गाड़ी अगर हमारे जैसे लोग आ जाते हैं, इक्का दुक्का लोग, तो फिर अपने भेड़ बकरियों को ये साइड करते हैं, गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। हम भी वेट कर रहे हैं, आगे से गाड़ी आ रही है तो ये अपने इनकी कुछ आवाज़ होती है जो निकालते हैं, तो इनकी बकरियां उन चीज़ को, इनकी भेड़ें उस आवाज़ को पहचानती हैं और फिर वो साइड हो जाती हैं। अब इनके जाने के बाद हम आगे शूट करेंगे। ये एक साथ काफ़ी भेड़ें होती हैं, मतलब 1000-2000 की संख्या में होती हैं। इनके साथ अपने घोड़े होते हैं, जिससे ये अपने ज़रूरी सामान जिन घोड़ों के ऊपर रखते हैं और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो घोड़े का आने जाने में उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर ये है, हम देख रहे हैं, साथ में इनके घोड़े। अब इनको साइड ये करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यही रास्ता हमें इस वैली का जो अंतिम गांव है सुगति, वहाँ तक ले जाता है। भरमौर से करीब 24-25 किलोमीटर आगे अगर हम जाते हैं तो आगे इस वैली का अंतिम गांव आता है सुगति। उसके बाद पीछे की जो पहाड़ियाँ हैं 3 से 4 दिन तक अगर उसके ऊपर ट्रैकिंग करते हैं हम, तो दोस्तों हम आ गए हैं भरमौर में और आज हम भरमौर में ही स्टे करेंगे। यहीं हम रुक रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, हम उसको अगले अपने वीडियो में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।